हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। हमारे पहले लेक्चर स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज हम पहले लेक्चर में डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहले लेक्चर में हम डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे। डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी, डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे। डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी। तो पहले हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। पहले हम इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है कि हम जो भी फोर्सेस हैं उनको हम स्टेबल करते हैं, यानी कि हमारा जो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगेगा वो उसका समेशन 0 होना चाहिए। ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये होता है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। EQUI, इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले हम इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी ए को इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये एक फ्लोर में ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब इसके वेट को कोई चीज़ यहाँ से लगने वाला रिएक्शन सपोर्ट करेगा, यानी कि इसका वेट नीचे लग रहा है और इस फ्लोर से इसके ऊपर एक रिएक्शन ऊपर लग रहा है। तो इसका जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो ये इसका वेट है और ये यहाँ पे इसका रिएक्शन है। तो क्या है, जो भी इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा वर्टिकल फोर्सेज है वाई डायरेक्शन में उसका समेशन कितना होना चाहिए? उसका समेशन होना चाहिए 0। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये हुआ। तो अब हमारे स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है? यहाँ पर तो जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होता है या जो इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, द इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ। पहला क्या है कि द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो पहला क्या है? पहला लिखिए द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस of static equilibrium are based on न्यूटन्स लॉ। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट है कि द समेशन ऑफ फोर्सेज इन एनी एक्सिस इज 0। दूसरा क्या है? द समेशन ऑफ फोर्सेज of all forces in any axis is 0. तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कहता है कि द समेशन ऑफ
all moments about any axis is 0. Hence for x y z axis, summation of force in x direction is equals to 0. Summation of force in y direction is equals to 0. Summation of force in z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0. अब मोमेंट के लिए क्या होगा? मोमेंट के लिए होगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट x एक्सिस इज इक्वल्स टू 0. सॉरी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट y इज इक्वल्स टू 0. समेशन ऑफ मोमेंट about y is equals to 0. Summation of moment about z is equals to 0. ठीक है, ये 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना हो गया? नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना हो गया? यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस हो गया 6. ये किसके केस के लिए है? ये है 3 डायमेंशन के केस के लिए. ये है 3 डायमेंशन के केस के लिए. इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे. कहने इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर लिया है, एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, इस 3 डायमेंशन में ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ जेड एक्सिस. नहीं तो इसको और थोड़ा ढंग से समझाने के लिए एक छोटा फिगर बना लेते हैं. ये एक पोर्टल फ्रेम लेते हैं. ठीक है, एक पोर्टल फ्रेम लेते हैं. एक पोर्टल फ्रेम है. ठीक है, ये एक 3 डायमेंशन पोर्टल फ्रेम है. ये एक 3 डायमेंशन पोर्टल फ्रेम है. इसमें कौन कौन सा डायरेक्शन है? इसमें 3 डायरेक्शन है, x, y और z. ठीक है, इसमें 3 डायरेक्शन हुआ x, y, z. एक एक्सिस हुआ इधर x, एक हुआ इधर z एक्सिस और एक इधर हुआ y एक्सिस. इसमें 3 एक्सिस हुआ. अब आप इसका किसी भी पॉइंट को आप देखिएगा तो पहला तो इसमें जब पोर्टल फ्रेम है, पोर्टल फ्रेम में मेंबर को रिजिड मान लिए हैं, मेंबर को हम रिजिड मान लिए. और दूसरा क्या है? जॉइंट भी मेरा रिजिड है. ठीक है, तो जॉइंट यहाँ पर रिजिड है. 2 चीज हो गया. तो अब ये जो पर्टिकुलर जो फ्रेम है, इसमें यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट अगर ए कंसीडर करेंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है. ये इस डायरेक्शन में भी मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है और ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है. यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में 3 डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, एम वाई, एम एक्स, एम जेड और एम वाई. ठीक है,
तो जो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए होगा, इसका इक्विलिब्रियम के लिए आपको जो तीनों ये जो मोमेंट होगा, ये तीनों मोमेंट का समेशन 0 होना चाहिए। वैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्सेस होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड फोर्स इन जेड डायरेक्शन, वो भी 0 होना चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस ए के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ए के लिए। अब इसी फ्रेम को जब हम 2 डायमेंशन में, इसी फ्रेम को जब हम 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, जब इस फ्रेम को हमने 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया तो 2 डायमेंशन में कुछ फ्रेम हमारा इस तरह से दिखेगा। अब इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ये 3 डायमेंशन के फ्रेम को हमने 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन रहेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट का बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये ए, बी, सी और डी है। तो एट पॉइंट सी क्या होगा, सी पॉइंट पे एक मेरा वर्टिकल फोर्स होगा, एक मेरा वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक मेरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा और एक होगा मोमेंट अबाउट सी, एक होगा मोमेंट अबाउट सी। अब मोमेंट अबाउट सी किसके कारण से होगा, मोमेंट अबाउट सी ड्यू टू बी और एंड मोमेंट एट सी ड्यू टू डी। ठीक है, 2 मोमेंट होगा। मोमेंट सी पे होगा किसके कारण, मोमेंट सी ड्यू टू बी और मोमेंट एट सी ड्यू टू डी। तो समेशन होना चाहिए मोमेंट का अबाउट सी 0, यानी कि मोमेंट सी बी और मोमेंट सी डी दोनों मिलके 0 हो जाना चाहिए। मोमेंट सी बी प्लस मोमेंट सी डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ पर जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उसका भी समेशन 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 केस है, तो 2 डायमेंशन के केस में हेंस फॉर एनी 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, इसी कारण से किसी भी 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, द टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज इक्वल्स टू 3। इसी कारण से जो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होता है वो 3 होता है। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर को प्लेनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर को प्लेनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू summation of mz is equals to 0, summation of mz is 0, summation of mz is equals to 0, summation of fy is equals to 0, summation of fx is equals to 0। तो ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यहाँ पर आ गया। तो ये 3 इक्वेशंस यहाँ पर आ गया। mz is equals to 0, ये केस यहाँ पर। अब हम देखते हैं अगला क्या है, फिर है अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम किसको कहेंगे। अब आता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अब आता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड इनडिटर्मिनेट
स्ट्रक्चर। अब आता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर दोज स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ही सफिशिएंट होता है स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला पॉइंट क्या हो गया? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम are sufficient to analyze the structure. Condition of equilibrium are sufficient to analyze the structure. दूसरा क्या है? बेंडिंग मोमेंट, bending moment and shear force. Bending moment and shear force is bending moment and shear force is independent of the cross-sectional area and flexural rigidity of the component या मेंबर। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होगा वो दोनों ही क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द मेंबर। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मेंबर के से इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इंडिपेंडेंट होगा किस चीज के? क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी किस चीज के? मेंबर के। तीसरा पॉइंट क्या है कि नो स्ट्रेसेस। तीसरा पॉइंट क्या है? नो स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड। किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होगा। क्या? किस कारण से? ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज के कारण किसी भी तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है कि नो स्ट्रेसेस, किसी भी तरह का नो स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लैक ऑफ फिट। लैक ऑफ फिट के कारण किसी भी तरह का लैक ऑफ फिट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक सिंपली सपोर्टेड बीम। एग्जाम्पल क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? ये एक बीम है, इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे ये एक हिंज है, ये एक रोलर है और यहाँ पर ये एक हिंज का सपोर्ट में है ए और बी। ये है हिंज सपोर्ट, सॉरी ये है रोलर सपोर्ट। यहाँ पर रोलर है, पॉइंट ए पे रोलर सपोर्ट है और पॉइंट बी पे हिंज सपोर्ट है। पॉइंट ए पे रोलर सपोर्ट है और पॉइंट बी पे हिंज है। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल रिएक्शन कितना हो गया? इस स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल रिएक्शन कितना है? एक्सटर्नल रिएक्शन है इसमें 3, 2 हो गया हिंज का और 1 हो गया
रोलर का। तो एक आया रोलर से रिएक्शन आया, ये हिंज से आया, एक रिएक्शन इधर से, एक रिएक्शन आया इधर से। तो 2 + 1 3, टू डायमेंशन के लिए और प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना होता है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना है? वो है 3। 3 - 3 = 0। तो यानी कि ये क्या है? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ये क्या है? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से हम इनडिटर्मिनेसी निकालते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।